हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 9 साइंस का 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इस चैप्टर की मैं पहले ही 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम जानेंगे। और फिर उसके बाद हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जो बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम करने वाले हैं। और ये जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होने वाले हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 9.6 से लेकर 9.8 तक। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये वीडियो के अंदर जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मान लेते कोई भी दो बॉडी है, जब वो टकराते हैं तो टकराने से पहले उनकी दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग कोई भी दो बॉडी जब कॉलॉइड होती है, जब टकराती हैं, तो उनके मोमेंटम का सम टकराने से पहले और जो टकराने के बाद का जो मोमेंटम का सम होगा वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आसान भाषा में थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई बॉडी है m1, ये u1 वेलोसिटी से चल रही है। किस वेलोसिटी से चल रही है? u1 वेलोसिटी से। और वहीं इसके आगे एक दूसरी बॉडी चल रही है जिसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी ut है। मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या होता है कि दोनों बॉडी मान लेते हैं टकराते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं। तो जब ये टकराएंगे, ये बॉडी है m1 और ये बॉडी है m2। तो मान लिया कि जब दोनों बॉडी टकराई तो दोनों के बीच में जो कॉलिजन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, इस पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया और दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया। और ये जो कॉलिजन होता है ना, मान लेते हैं उस कॉलिजन का टाइम पीरियड t है। टाइम पीरियड t है। अब क्या होगा कि टकराने के बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी u थी और u1 थी और u थी, ये दोनों बदल जाएगी। तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या है, m1 u1, इस पे मोमेंटम क्या होगा, m2 u2 मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं कि जब वो दोनों बॉडी टकराती है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फोर्स लगा F12, मतलब पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी में फोर्स लगाया, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। और फिर दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी जिसको कह देंगे F21, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन ये फोर्स क्या है, ऑपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, F12 इक्वल होगा F21 के, लेकिन ये क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा। अब पहली बॉडी ने दूसरी पे फोर्स लगाया तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन करने, F इज इक्वल टू m फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F12 क्या हो जाएगा, F1 मतलब पहली बॉडी ने फोर्स लगाया मतलब मास m1, वेलोसिटी v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 अपॉन में t टाइम के लिए दोनों कॉलॉइड होते हैं माइनस। अब दूसरी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये भी t टाइम के लिए, क्योंकि दोनों जब टकराए तो वो टाइम पीरियड तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे t से t कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, m1 v1 माइनस m1 u1, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस का m2 v2, माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का m2 u2। अब एक काम करते हैं, इस माइनस वाले टर्म को उस तरफ ले चलते और इस माइनस वाले टर्म को इस तरफ लेके आते हैं तो क्या होगा। अच्छा, इसको रफ कर लेते हैं तो क्या देखेंगे हम कि m1 अपनी जगह पे
V1। अब ये माइनस का उधर चला गया, इस माइनस को उठा के दे लिया, तो M2V2 प्लस का M2V2 इज इक्वल टू, ये माइनस का था, इसको उठा के उधर ले आते तो प्लस का क्या हो जाएगा M1U1, और ये यहाँ प्लस में M2U2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते, इन दोनों टर्म को उधर ले जाते, खैर मतलब इधर ऐसे कर देते हैं, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M2U2। तो सॉरी ये क्या आ गया, हमने क्या लिखा यहाँ पे, इन दोनों टर्म को बाद में लिखते हैं, इन दोनों टर्म को पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये M1U1 प्लस M2U2, और इन दोनों को लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो इस बॉडी का मोमेंटम क्या रहा होगा M1U1, इस बॉडी का मोमेंटम क्या रहा होगा M2U2। अच्छा ये टकराने से पहले का मोमेंटम का सम है। अब टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा M1V1, और टकराने के बाद इसका मोमेंटम M2V2, और उन दोनों का सम देखो, तो मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम का सम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये कौन बताता है हमको, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है। कौन बताता है, लॉ ऑफ कंजर्व। और ये तब होगा जब इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ, एक काम करिए आप ये नोट करिए, फिर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो आप देख सकते हैं कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या लिखी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा मैंने कि दिस लॉ स्टेट दैट इफ बॉडी कोलोइड, इफ two bodies colloid then sum of their momentum before collision, टकराने से पहले मोमेंटम का sum of their momentum before collision and after collision, और after collision का मोमेंटम will be same if there is no external force is acting on it। अगर इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो उनके मोमेंटम का सम टकराने से पहले और टकराने के बाद का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन वही करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो आप इसको नोट करिए और ये फार्मूला दिमाग में रखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप नोट करिए इसको फिर। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.6। तो स्क्रीन पे एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा है, एक बार मैं फिर इसको रीड कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है और उससे फायर किया जाता है एक पिस्टल है जिसका मास कितना है 2 kg और ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, क्या है कि सॉल्यूशन मैं करता हूँ। एक बुलेट है, उसका मास 20 ग्राम है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट, इसका मास m1 मान लेते हैं 20 ग्राम, ठीक। अच्छा, और जो मास ऑफ पिस्टल है उससे m2 मान लेते हैं, उसका मास है 2 kg, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझनी है हमको कि मान लेते हैं जो पिस्टल है वो कुछ ऐसी है, मान लेते कुछ ऐसी है, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप। और इसके अंदर बुलेट है, मान लेते हैं ये बुलेट है, ठीक है। तो इस बुलेट का मास मैंने m1 माना है और पिस्टल का मास मैंने m2 माना है ना। अच्छा, तो अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनकी, दोनों की 0 है। मतलब अगर मैं पिस्टल की वेलोसिटी u1 मानूँ तो वो भी 0 होगी, और इसकी वेलोसिटी मैं u2 मानूँ तो वो भी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल
वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, सॉरी बुलेट। देखो जिसको हमने m1 माना उसी की वेलोसिटी u1 मानेंगे, तो जीरो है, जीरो के में अभी इनिशियली जीरो चलने से पहले। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल u2, ये भी जीरो है। लेकिन जब गोली चली तो गोली निकलती पिस्टल के अंदर से और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 मान क्या लेते, दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पिस्टल नहीं रिकॉइल होगा पीछे की ओर रिकॉइल होगा, तो यही वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो इस पिस्टल का मास m2 माना है, इनिशियल वेलोसिटी u2 माना है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हमको फाइंड करनी है। तो मैं लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 150 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल v2, ये कितना है हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि पिस्टल का मास किलोग्राम में और बुलेट का मास ग्राम में। तो सबसे पहले मास को किस में कर लेते, इसको कन्वर्ट कर लेते किलोग्राम में। तो मास मतलब m1 जो है 20 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जाएगा 0.02 किलोग्राम। m1 कितना आ गया, 0.02 किलोग्राम। अच्छा, अब पढ़ते हैं वी नो दैट, हमें पता है क्या कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होता है m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। अभी हमने देखा, इन वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं। m1 है हमारा 0.202 इंटू में u1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 2 kg इंटू u2 कितना है वो भी 0 है, इज इक्वल टू m1 कितना है 0.02 इंटू v1 कितना है 150 प्लस m2 कितना है 2 और हमें v2 नहीं पता। अब ये सारा टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई को जीरो, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, तो इधर तो जीरो हो गया। जब 150 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आता है प्लस 2v2। ठीक है, अब इस 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा 2v2। अच्छा, -3/2, तो ये आ जाएगा हमारा जो v2 आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कि अगर गोली इस डायरेक्शन में जा रही है तो पिस्टल जो होगा रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी है किसकी, पिस्टल की। तो आप इसको नोट करिए, हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है, मैं एक बार उसको रीड कर लेता हूँ फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। मतलब एक गर्ल है जिसका वेट है कितना 40 किलोग्राम और वो भागते हुए आती है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एक स्टेशनरी कार्ट पर जंप करती है। मतलब कि सॉल्यूशन हम करते हैं कि एक गर्ल है, मान लेते हैं इसका जो मास है ना m1 40 kg हमको गिवन है और ये u1 वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हुए आ रही है। अच्छा, सामने एक स्टेशनरी कार्ट रखा हुआ है, एक मान लेते कुछ गाड़ी जैसी है, इसमें पहिए लगे हुए हैं, ये स्टेशनरी कार्ट है। इसका मास जो है वो m2 है और इसका जो मास है वो कितना हमको गिवन है, ये मास है 3 kg। कितना है 3 kg। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, वो रुका हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो वेलोसिटी वो 0 है। अगर इसका मास m2 माना है तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल u2 कितनी है 0 है। अब ये भागते हुए आएगी, जब इस पर चढ़ेगी तो ये इसके ऊपर जब जंप करेगी तो ये कार्ट मूव करेगा। तो आगे क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg
what is her velocity as the cart start moving, assuming that there is no external unbalanced force working on the horizontal direction। मतलब जब ये गर्ल इस पे जंप कर जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि कार्ट रुका रहेगा, गर्ल इस पे खड़ी हो गई, अभी चल रही होगी कार्ट। तो मान लेते हैं टकराने से पहले इसका वेलोसिटी ये थी और इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन टकराने के बाद क्या होगा, जब वो कार्ट पे चढ़ जाएगी तो इस कार्ट की वेलोसिटी और इस गर्ल की वेलोसिटी दोनों क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो उसी के ऊपर खड़ी है तो वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, लेकिन सेम होगी, इसलिए मैं मान लेता हूँ ये वेलोसिटी v थी और ये भी वेलोसिटी v ही है ना। तो वी नो दैट, हम देखते हैं, बताना हमको v बताना कि किस वेलोसिटी से वो कार्ट चल रहा है। तो वी नो दैट क्या होता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी m1 कितना हमारा, m1 हमारा 40, u1 5 प्लस m2 कितना 3 kg का कार्ट है, इनटू रुका हुआ इसलिए इसकी वेलोसिटी 0। अब m1 कितना हमारा, क्योंकि ये जो गर्ल का मास है वो तो चेंज नहीं हुई तो 40 ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई। v1 कितनी है, हम v मानते हैं, प्लस m2 कार्ट का भी मास वही रहेगा 3 kg, इंटू v2 कितना है, सेम v। अब 4 5 सा 200 प्लस ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 40v प्लस 3v, ये तो 200 हो गया, इज इक्वल टू 43v। तो ये क्या हो जाएगा, 200/43 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई उस कार्ट की वेलोसिटी। और पॉजिटिव का मतलब है क्या, ये इसी डायरेक्शन में जाएगी गाड़ी, कार्ट जाएगा जिस डायरेक्शन में गर्ल रन करते हुए आ रही है। ये हमारा वेलोसिटी आ गई, आप इसे डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं। तो ये तो था हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 9.7। अब हम देखेंगे इसका 9.8 एग्जांपल, तो आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं अपना लास्ट एग्जांपल 9.8। तो एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, मैं रीड करता हूँ, आप देखेंगे और मैं पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 हॉकी प्लेयर ऑफ ऑपोजिट टीम वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कॉलॉइड इमीडिएटली बिकम एंटेगल्ड। 2 हॉकी प्लेयर है अपोजिट टीम के और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए, एक प्लेयर इधर से जा रहा है एक प्लेयर उधर से आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये हॉकी प्लेयर है जो इधर भागते हुए जा रहा है और अपोजिट टीम का जो हॉकी प्लेयर है वो इस डायरेक्शन में भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एंटेगल्ड हो जाते हैं, दोनों आपस में उलझ जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसमें कहता है कि वन हैज़ मास 60 kg। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो मास m1 मान लेता हूँ ये 60 kg का है, 60 kg एंड वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो वेलोसिटी है ये कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। वाइल द अदर मास हैज़ मास 55 kg। और जो दूसरा पर्सन है उसका जो मास है मान लेता हूँ m2, ये है हमारा कितना 55 kg, 55 kg एंड वाज मूविंग फास्टर विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। और इसके कंपैरेटिवली इसकी स्पीड ज़्यादा है और वो कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों का मास ये और ये है और वेलोसिटी इसकी ये है इसकी ये है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी 2 ऑब्जेक्ट की या 2 पर्सन की वेलोसिटी ऑपोजिट होगी तो एक की वेलोसिटी हमें प्लस लेनी है, पॉजिटिव लेनी है और दूसरे की माइनस लेनी है। तो अगर इस वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लूँगा तो इसकी वेलोसिटी को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा, और अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो इसको माइनस लूँगा, ठीक है। बाद में यही प्लस और माइनस हमें बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा कि जब ये दोनों एंटेगल्ड होंगे, उलझेंगे, तो किस डायरेक्शन गिरेगा। अगर मैं इसे अभी पॉजिटिव लेता हूँ और हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वो इस डायरेक्शन में गिरेंगे, और अभी मैं इसे माइनस ले रहा हूँ और हमारा आंसर माइनस में आएगा तो वो इस डायरेक्शन में गिरेंगे। तो प्लस और माइनस क्या बताएगा हमें, एक्चुअली बस डायरेक्शन को बताएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या करता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, in which direction and with what velocity will they move after they become entangled। और किस दिशा में और किस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे जब वो एंटेगल्ड हो जाएंगे, जब वो उलझ जाएंगे। assuming that friction force acting between feet of the 2 player
एंड ग्राउंड इज़ नेग्लिजिबल। और मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेयर के फिट और ग्राउंड, पैर और ग्राउंड के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं ये दोनों प्लेयर उलझ जाते हैं, मान लेते हैं उलझ गए, तो उलझने के बाद जो भी इनकी वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो इस पहले वाले पर्सन की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और दूसरे वाले पर्सन की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो इसलिए हम इसे भी v मान लेते हैं और इसे भी v मान लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट, हमको पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस, वी नो दैट क्या m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, m1 कितना है 60, u1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 55, u2 कितना है -6 इज इक्वल टू m1 कितना है 60। अच्छा, v1 कितना है, सिर्फ v लेंगे, ठीक है, m2 कितना है हमारा 55 और v2 कितना है v। सॉल्व करें, देखते हैं इसको। 60 को 5 से करेंगे तो 6 5 सा 300 प्लस 55 को 6 से करेंगे तो माइनस का 330 आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, और ये 60 भी प्लस 55 भी, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कितना आ जाएगा 300 माइनस 330 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 115 v आ जाएगा। अच्छा, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -30 115 v -30 अपॉन में 115 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 6 5 2 10 5 5 5 3 तो मतलब -6/23 मीटर पर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी आ रही है। और ये माइनस का मतलब है क्या कि जब दोनों गिरेंगे तो माइनस वाली वेलोसिटी हमने यही ली थी ना, इसकी डायरेक्शन इधर थी, तो वो किस डायरेक्शन में गिरेंगे, इस डायरेक्शन में गिरेंगे और इस वेलोसिटी के साथ गिरेंगे या मूव करेंगे। तो ये तो थे हमारे सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी जो मैंने करा दिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर किसी भी तरह का कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर के सारी पार्ट्स देखे होंगे और आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहीं पे हम समाप्त करते वीडियो को। थैंक यू।